नमस्कार। आज एक बार पुनः गांधीगिरी में आप सबका स्वागत है। मित्रों, इन दिनों जिस तरह से माहौल बदल रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, गांधी नित्य प्रतिदिन और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वह है गांधी जी का ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य के पहले एक और छोटा सा शब्द है, वह है सिर्फ स्वराज्य। और स्वराज्य की जब हम व्युत्पत्ति देखते हैं तो पहले राज्य आता है, फिर स्वराज्य आता है और फिर अंत में ग्राम स्वराज्य आता है। राज्य का अर्थ क्या है? टू रेन, शासन करना, हुकूमत, सत्ता, पावर, दमन, नियंत्रण, ये सब राज्य के सूचक शब्द हैं। राज्य को परिभाषित करने वाले, परिलक्षित करने वाले शब्द हैं। ये राज्य सबको नहीं चाहिए, ये राज्य सबको हजम भी नहीं होता, क्योंकि राज्य की बुनियाद हिंसा और शोषण पर टिकी होती है। इसलिए जो ज़्यादा जागरूक हैं, समझदार हैं, ऐसे लोगों को राज्य की जगह स्वराज्य पसंद आता है। स्वराज्य शास्त्रीय शब्द है। इसका सीधा अर्थ होता है संयम, नियंत्रण, अनुशासन। स्वराज्य में कहीं से भी राज्य नहीं आता, कोई सरकार नहीं आती, सरकार रूपी कोई व्यवस्था नहीं आती। स्वराज्य में इस सब का सर्वथा लोप हो जाता है। इसलिए स्वराज्य सबसे बेहतर वस्तु है। जिन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था हमारे ऊपर, उन दिनों लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जब कांग्रेस चल रही थी, देश चल रहा था, यह शब्द बड़ा लोकप्रिय हुआ था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। किंतु जब कांग्रेस के अथवा भारतीय राजनीति के दृश्य पटल पर महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ, तो गांधी जी ने स्वराज्य को एक कदम आगे बढ़कर लोक स्वराज्य का नाम दिया। बल्कि लोक स्वराज्य के रूप में गांधी के मन में ग्राम स्वराज्य की भावना आई। गांधी ने ग्राम स्वराज्य की बात की। जब ग्राम स्वराज्य की बात हुई तो लोगों को ऐसा लगा कि गांधी जी वास्तव में ग्राम स्वराज्य के मार्फत ही स्वराज्य चाहते हैं। किंतु गांधी जी के सोचने में और हमारे समझने में जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि गांधी जी अंततः स्वराज्य ही चाहते हैं और वह स्वराज्य के लिए ही लड़ते हैं। गांधी जी स्वराज्य की स्थापना के लिए ही आश्रम की स्थापना करते हैं और उस आश्रम में वह लोगों को स्वराज्य का स्वाद चखने के लिए देते हैं। हमारे ऊपर हमारा पूर्ण संयम, पूर्ण नियंत्रण और इस संयम और नियंत्रण के साथ समाज का और स्वयं का कुशल नेतृत्व, इसका स्वाद चखने के लिए ही गांधी वास्तव में स्वराज्य के लिए लड़ते हैं। ये अलग बात है कि गांधी की स्वराज्य की यात्रा को लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन समझा, स्वतंत्रता संग्राम का गांधी जी के द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उसका पर्याय समझा। किंतु वास्तव में गांधी जी स्वराज्य के लिए लड़ते थे
स्वराज्य की बात सोचते थे और स्वराज्य ही चाहते थे। स्वराज्य में जितने व्यक्ति हैं उस सब का अपने ऊपर अपना राज्य, इसी को हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा में राम राज्य। चलिए इस राम राज्य के बहाने आज हम ग्राम स्वराज्य की बात करें। ग्राम स्वराज्य वास्तव में राम राज्य का जो दार्शनिक पहलू है, जो दार्शनिक पक्ष है, उसका एक व्यवहारिक पक्ष है। इस व्यवहारिक पक्ष को हम इस रूप में देख सकते हैं कि गांव वास्तव में क्या है और व्यक्ति का स्वराज्य इकाई के रूप में किस तरह आगे बढ़ सकता है। तो जब व्यक्ति से परिवार और परिवार से एक समूह और एक बड़े समूह से हम एक गांव की ओर कदम बढ़ाते हैं, यह गांव ही वास्तव में ग्राम स्वराज्य की कुंजी है और उसका मूल है। ग्राम स्वराज्य में हमको नए सिरे से उस गांव की ओर देखना होगा जो वास्तव में भारतवर्ष की आत्मा है। इस आत्मा का दर्शन करना नितांत आवश्यक है। इन दिनों हमने गांव को उपनिवेश बना करके रखा है। जिस तरह से अंग्रेज आए और उन्होंने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया, अपने यहाँ के उत्पादों को, अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं की एक मंडी बनाया भारत को, इसी तरह से आज गांव शहरों के लिए एक उपनिवेश बन करके रह गया। गांव में कुछ नहीं रह गया। जब हम गांव की बात करते हैं और उस गांव की बात करते हैं जो भारतवर्ष की आत्मा हुआ करती है, जिस भारत के बारे में, जिस भारत के गांव के बारे में, जिस गांव के बारे में कहते हैं कि जहां गाया जाता है भारत की सभ्यता और संस्कृति को, उस गांव के बारे में सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा कि भारत माता ग्रामवासिनी, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। किंतु आज़ादी के बाद जो गांव की दशा है, उससे ऐसा लगता है कि देश आज़ाद हुआ है और गांव गुलाम हो गया है। तो जो गुलाम गांव है, उस गुलाम गांव से तो ग्राम स्वराज्य नहीं आ सकता। इसलिए जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम स्वावलंबन की बात करते हैं, जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं, तो हम कहीं न कहीं गांव से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। गांव को छोड़कर हम कहीं जा नहीं सकते। गांव प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही स्वावलंबी रहा है। जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं, वे सब की सब गांव में विकसित हुआ करती थी। हमने अपने गुरुजनों से सुना है, जाना है, अनुभव किया है कि एक समय था जब गांव में 64 कलाएं हुआ करती थी। सब कुछ गांव में था। क्या नहीं था गांव में? प्रेम भी था, सेवा भी थी, भाईचारा भी था, अपनत्व भी था, डॉक्टर भी थे, रोगी भी थे, व्यवसाय भी था, पूंजी भी थी, कर्ज भी था, महाजन भी थे, सूद भी था और लोगों का एक दूसरे के साथ साहचर्य भी था। सुई से लेकर मलमल के कपड़े तक सब गांव में तैयार हो जाते थे। गांव पूरी तरह से स्वावलंबी, पूरा का पूरा गांव स्वावलंबी था। हर एक कार्य गांव का यज्ञ होता था, अर्थात सबकी सहभागिता होती थी। सब मिलकर उस कार्य में अपनी सहभागिता करते थे और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे। हम जो कहते हैं कि कल और आज में बड़ा फ़र्क आया है, वो फ़र्क तो आया है, लेकिन बहुत छोटा सा फ़र्क आया है। और वह फ़र्क है कि कल हम यह सोचते थे औरों को सुख कैसे मिले, और आज
हम यह चाहते हैं मुझे सुख कैसे मिले। तो औरों को जो सुख मिले और मुझे किस तरह से सुख मिले, यह फासला ही कल और आज का फासला है। गांव इसलिए गांव था क्योंकि वह औरों के लिए था। एक जमाई पूरे गांव का जमाई होता था, एक मामा पूरे गांव का मामा होता था। वह जो गांव था, उस गांव में अगर स्वराज्य का दीपक जलता है, वह गांव अगर स्वावलंबी होता है, अगर वह गांव अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक अधिकारों को, कर्तव्यों को, दायित्वों को बखूबी अगर समझता है और हमारी सरकार अगर उसको समझने में मदद देती है, तो ग्राम स्वराज्य की उम्मीद वहाँ से की जा सकती है। इसके सिवा यह कल्पना कोरी कल्पना हो जाएगी। हम गांव में क्या नहीं कर सकते। ग्राम स्वराज्य के मार्फत ही तो गांधी जी ने अपने अनेक विध रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वह रचनात्मक कार्यक्रम जो अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी न किसी तरीके से हमसे अलग हो गए थे, बिखर गए थे, टूट गए थे या जिन्हें तोड़ डाला गया था। आइए उस ग्राम स्वराज्य की ओर एक छोटी सी दृष्टि पुनः डालते हैं। मुझे याद आती है बात अकबर और बीरबल की एक छोटी सी कहानी को लेकर। जब अकबर पूछते हैं कि हे बीरबल, सबसे अच्छा फूल कौन सा, सबसे अच्छी मिठाई कौन सी और सबसे अच्छा दूध कौन सा, तो बीरबल का जवाब बहुत ही बेहतरीन जवाब होता है। बीरबल कहते हैं कि हे जहाँपना, फूल तो बहुत सारे खूबसूरत हैं, किंतु सफ़ेद रंग का फूल जो गांव में कपास के रूप में पैदा होता है, वह सबसे खूबसूरत है। क्योंकि कपास की खेती में किसान, मज़दूर, बुनकर, कत्तीन, तमाम किस्म के लोगों को रोजी मिलती है, सबको रोज़गार उपलब्ध होता है और उससे प्राप्त वस्त्र से हम अपने तन ढकते हैं। एक आरोग्य और अहिंसक वस्त्र का निर्माण होता है। मिठाई के बारे में उन्होंने जो कहा, बड़ी दिलचस्प बात है, और वो है कि मिठाई में मिठास होती है और वाणी की मिठास से बढ़कर और क्या हो सकता है। आज भी गांव में जहां चौपाल बैठा करती है, लोग रामायण के किस्से, रामायण की गाथा गाते हैं और एक दूसरे के साथ जिस स्नेह, प्रेम और श्रद्धा से एक दूसरे के साथ गुथे होते हैं, वहाँ मिठास ही मिठास होती है। और दूध का अर्थ है माँ का दूध, जिसमें संस्कार और पोषण दोनों प्राप्त होता है। जब हम इन बातों को गांव की दृष्टि से देखेंगे, गांव में देखेंगे, गांव के नज़रिए से देखेंगे, तो शायद हम गांधी के ग्राम स्वराज्य को समझने की जो बुनियादी पहल है, उस ओर लौट सकेंगे। धन्यवाद।